अभी नागरिकता के लिए जो कानून अभी जो आया है उसमें कुछ कुछ प्रावधान क्या किया गया, बदला गया, चेंज किया गया। अब पहले और अभी में क्या हुआ कि पहले जो है ना, वो नागरिकता जो मिल रहा था सभी देश के नागरिकों के लिए था वो, ठीक है। अभी क्या स्पष्ट किया गया कि हम लोग जो कानून बनाएंगे या बनाया गया जो कानून बन गया है, ठीक है, और कानून बनने के बाद शब्द सह लागू हो जाएगा हर राज्य में। ये कानून संविधान में है आर्टिकल नंबर 11 में। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कानून बनाने के बाद कि इसके लिए राज्य जो है वो उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। राज्य या नागरिक कोई भी उसको रोक नहीं सकते, वो शब्द सह जो है उसका पालन करना पड़ेगा जो जो उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा है कि उसमें लिखा है कि 2015 से पहले जितने लोग भी आ गए हैं बाहर से, कहाँ से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ठीक है, यहाँ से, इन्हीं देशों से, और उसके बाद जो बॉर्डर में और कुछ देश है उनके लिए भी है, लेकिन मूलतः ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके लिए। तो जो लोग आ गए हैं 2015 से पहले उनको भारत सरकार नागरिकता दे देगी अगर वो लोग पंजीयन की मांग करते हैं, रजिस्ट्रेशन की मांग करते हैं तब, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम रहें तो उनको नागरिकता मिलेगी। उनको जो है वो पहले क्या था, नियम जो बना था वो 11 साल तक भारत में निवास करना पड़ता था, 11 साल तक, ठीक है। और अब कितना हो गया, 5 साल हो गया, अब 5 साल हो गया। तो 5 साल आप रहोगे, नागरिकता आपको भारत की मिल जाएगी। या फिर दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने त्याग कर दी और उसके बाद आके बस गए भारत में, फिर कंटिन्यू 1 साल तक रहे तो भी आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आपको भारतीय जो 8वां भाग है, कौन सा है 8वां भाग, 8वां अनुसूची कौन सा है, 8वां अनुसूची कौन सा है, राजभाषा। तो 22 जो भाषाएं उसमें शामिल हैं, उनमें से कोई भी भाषा अगर वो व्यक्ति जानता है, कोई भी भाषा व्यक्ति जानता है, प्लीज कम, आप लोग टाइम का ख्याल रखिए। आरएसएस वाले लोग क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या? मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले के लोग अब कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रोक भी सकते हैं। पता चलेगा विजय पथ आ रहा हूँ बोल दिए तो है ना, नहीं जाना है विजय पथ, चलो निकलो यहाँ BIS जाओ। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, उससे पहले देखते हैं नागरिकता की प्राप्ति किस किस तरह से होती है। किस किस आधार पे नागरिकता मिलेगी आपको। एक तो आपको मिलेगा जन्म से मिल जाएगा, आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए तो आपको नागरिकता मिल गई, ठीक है। एक आपको मिल जाएगा वंश से, यहाँ पे अगर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनका जन्म जो है वो भारत में हुआ और इनको नागरिकता अगर मिला हुआ है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, कि एक व्यक्ति चाहता है भारत में आना, शामिल होना चाहता है, तो उसको क्या बोल दिया कि 5 साल तक भारत में निवास करो, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन पहले कितना साल था, 11 साल, ठीक है। तो अब ये जो है वो 5 साल कर दिए इसको। रजिस्ट्रेशन मतलब भारत के उच्चायुक्त में वो जाएंगे, है ना, उसके बाद बोलेंगे कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो वो बोलेंगे कि कैसे मिलेगा, तुम कहाँ से आए हो, तो वो बोलेगा कि मैं अमेरिका से आया हूँ, ब्रिटेन से आया हूँ। तो बोलेंगे कि ठीक है, नाम वगैरह दे दो, अपना पासपोर्ट वगैरह वीज़ा सब दे दो हमको, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे निवास करो 5 साल, 5 साल निवास करोगे तब तो देंगे ना आपको, ठीक है। तो ये
पंजीकरण के द्वारा, एक विशिष्ट लोगों के लिए लाया गया है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण क्या है, अब देखो इसमें देशीकरण मतलब ये है कि भारत देश के जो स्वरूप है, उसको, संस्कृति है, उसको जो अपना लेता है, ठीक है, उसको भी शामिल कर लेंगे। आ रहे समझ? भारत देश के भाषा को, संस्कृति को जो अपनाएगा उसको भी शामिल किया जाएगा। और उसी प्रकार से देशीकरण के नाम से किसको जो है वो लाया गया, किसको लाया गया, याद आ रहा है? एक पाकिस्तानी व्यक्ति को लाया गया देशीकरण के नाम से। किसको लाया गया? एक पाकिस्तानी को लाया गया था ना, नागरिकता मिला था उसको, याद आ रहा है? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, अभी भी याद नहीं आया? अदनान शामी आया याद? हाँ, मोटा नहीं है, पतला हो गया वो। तो अदनान शामी को इसी आधार पे लाया गया था। अदनान शामी को आता था हिंदी बोलना, ठीक है, इसको हिंदी बोलना आता था, ये भारत की संस्कृति से परिचित था। अब पहले तो भारत में ही जन्म हुआ था इसका, कुल मिला के उसके मतलब पूर्वजों का, ठीक है। और ये वेट भी कम कर लिया, गाना भी हिंदी गाता था, सिंगर है ना। सलमान खान की फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें भी गाना गया है ना। तो ये बोलता है कि इतना सारा वीडियो वगैरह दिखाता है मोदी साहब को, अमित शाह को, ठीक है, अपना सब गाना वाना को दिखाता है। मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम किया हूँ सर, देखिए, गोविंदा के साथ काम किया हूँ, सलमान खान के साथ काम किया हूँ, मेरे को दो यहाँ पे रहने का। तो मोदी साहब बोलते हैं कि ठीक है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, है ना। और फिर मैं वेट भी कम कर लिया हूँ सर, 50 किलो वेट कम किया था असल में। और कई लोग यहाँ पे 50 किलो के ही नहीं है, नहीं, वो 50 किलो कम कर लिया था। तो देशीकरण के द्वारा जब अगर अब हमारे देश की भाषा संस्कृति से परिचित है, हाँ, तो इनके लिए क्या है, एक साल बस रहना है इन लोगों को, इनके लिए आसान है, 1 साल रहना है और उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक भाषा सीखना जो है वो अपने आप में 3-4 साल लगते हैं कम से कम, है कि नहीं। तो इतना आसान भी नहीं है कि इसको 1 साल क्यों कर दिए सर, ऐसा टाइप का चीज मत पूछना, ठीक है। अब उसको मोदी साहब जाने और अमित शाह जाने, दो ही लोग जो हैं वो देश में सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है, जान सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम लोग दूसरे बैंकिंग वगैरह वाला जो पेपर है हम लोगों का होगा, इंजीनियरिंग वाले हैं, ये वाला क्लास नहीं करके वो वाला क्लास कर लें तो अगर, तो मैं बोला कि एकदम निश्चिंत होके जाओ, जो क्लास करना है वो करो, ठीक है। जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ करो या ये कॉन्स्टिट्यूशन करो, हिस्ट्री करो, अब जिस क्लास में बैठना चाहो बैठो। तो डायरेक्टर साहब सुन रहे थे, तो बोले कि आपको रोकना चाहिए था उस बच्चे को। तो मैं बोला जो पहले से प्लान करके आया है वो बच्चा या तो नरेंद्र मोदी से रुकेगा या अमित शाह से रुकेगा, ठीक है, दूसरे से रुकेगा क्या, बताओ। कोई भी बच्चा, आप ही लोग जो हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये करो तो आप लोग करेंगे क्या, बताइए। मैं तो नहीं मानता कि ऐसा करेंगे आप लोग करके, ठीक है। आप विकास देवी कीर्ति सर भी बोल देंगे ना तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी के स्वतंत्र भारत के लोग हैं सबके सब, ठीक है। और आप लोग खुद फैसला करना जानते हैं, अच्छा बुरा का समझ वो भी है थोड़ा थोड़ा, तो वो कोशिश ये रहता है कि 100% हम लोग सही हैं, ये हर कोई बच्चा समझता है ना, कि हम 100% अपना जो है हित चाहते हैं ऐसा करके। तो इसलिए ना आप किसी को रोक नहीं सकते हैं या किसी को क्लास में बुला नहीं सकते हैं। मैंने एक भी बच्चे को क्लास में नहीं बुलाया, पता है आपको, एक भी बच्चे को फोन करके मुझे बहुत बार कहा गया यहाँ पे स्टेटस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बुलाइए क्लास में, मैंने एक भी बच्चे को नहीं कहा। स्टेटस अगर देख रहे हैं बच्चे जो उनको आना है तो वो खुद से फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसा किया। अब मैंने नहीं कहा कि उसको मेरे क्लास में बैठिए, मैंने ये कहा कि आपको अगर अच्छा लगता है तो बैठिए, आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए फिर दोबारा तो बैठिए, आपको लगता है कि फिर शुरुआत करनी है अच्छे से तो बैठिए, आप लोग मेरे कहने पे मत बैठिए, ठीक है। क्योंकि मैं जो है वो पढ़ाऊंगा इसकी गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन का गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अदनान समी को मिल गया, ठीक है, देशीकरण के द्वारा अदनान समी को भी मिल गया। तो ये नागरिकता जो प्राप्ति है, इन इन चीजों से नागरिकता आप लोग क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज और क्या होता है, एक चीज क्या होता है, किसी देश को जीत लिया गया, ठीक है, किसी देश को जीत लिया गया,
तो उस देश के सब जो हैं, जितने व्यक्ति हैं, वो क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है। तो अर्जित जो देश है के सभी व्यक्ति किसी देश को अगर हम लोग जीत जाते हैं तो वहां पे जितने हैं वो लोग अनाथ नहीं हैं, वो लोग सब के सब हमारे देश शरणार्थी नहीं है, वो लोग हमारे देश के ही नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। सबका नाम नोट किया जाएगा, आधार नंबर नोट किया जाएगा और सबको मनरेगा में काम दिलाया जाएगा। यही गारंटी देंगे ना, मनरेगा काम की गारंटी, काम का अधिकार। ये क्या है? मौलिक अधिकार। और इसके बाद जो है वो शुरू हो जाता है मौलिक अधिकार। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको मैं उसमें लिखवा दूंगा, करेंट अफेयर्स वाले उसमें उसको डलवा देंगे। वो उतना अभी महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ना उसको नहीं है, मैं बोला हूं इसलिए उसको लिखवाऊंगा। ठीक है। अब उसमें ज्यादा कुछ प्रावधान था नहीं। उसमें ये बोला गया था कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग नागरिकता देंगे। ठीक है। उसको हम लोग नागरिकता दे देंगे गैर मुसलमानों के लिए, मतलब हिंदुओं के लिए। कोई भी हिंदू पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है कंडीशन कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, उनको नागरिकता दे देंगे। क्योंकि हिंदू लोग कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो? हिंदू देश भारत इकलौता है। नेपाल को आप मान सकते हो, लेकिन नेपाल तो बहुत छोटा सा देश है। ठीक है। तो हिंदू देश एकमात्र भारत ही है, मान लीजिए। तो जितने लोग पाकिस्तान से लौट के आ रहे हैं वो पहले भारतीय ही रहे होंगे। अफगानिस्तान से आ रहे हैं हिंदू, वो भी भारतीय रहे होंगे। तो उनको बोला जा रहा है कि आप लोग आइए और आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो फीस क्या किया जाएगा? माफ किया जाएगा। आप लोगों को आसानी से हम लोग एंट्री देंगे, नागरिकता देंगे। और यही बात संसद में उठी कि पाकिस्तान से जो मुस्लिम आएंगे उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? समझ रहे हो? तो मुस्लिम जो है वो तो पहले से हम देश बना दिए थे मुस्लिमों के लिए। अब मुस्लिम जो आएगा वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो अभी की जो सरकार है उसको ये लगा, उसने ये बयान दिया संसद में कि जो वहां से जो मुस्लिम आएंगे वो जरूरी नहीं है भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें। समझ रहे हो सकता है वो लोग खुफिया एजेंसी के सदस्य बन के आए। ये जवाब अमित शाह जी का था संसद में कि मुस्लिमों को हम लोग क्यों नहीं देंगे, बाहर के मुस्लिमों को। आ गया समझ? तो अब आगे चलते हैं। मूल अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होंगे 35 तक। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां क्या है? उपचारों की स्वतंत्रता। इतना अधिकार हम लोगों को मिला है, इसी को बोलते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या मानव अधिकार। मानव अधिकार थोड़ा सा अलग है, मूल अधिकार में ही आता है वो सब। ठीक है। किसी मनुष्य के लिए, किसी मनुष्य के जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित और गरिमा से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? मूल अधिकार कहलाएंगी। व्यक्ति के गरिमा के लिए आवश्यक है मूल अधिकार, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है मूल अधिकार, समानता के लिए आवश्यक है और जीवन के लिए आवश्यक है। आप लोग जो जीवन जी रहे हो, आप लोगों के मम्मी पापा आप लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं,
आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं स्वतंत्र रूप से, मान लीजिए अब मम्मी पापा आपका पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, और रोज जो है सुबह शाम 4-4 झापड़ मारते हैं आपको, है ना, सुबह 4 झापड़ मारे बिना काम का, फिर शाम को 4 झापड़ मारे, फिर सुबह दूसरे दिन 4 झापड़ मारे, फिर शाम को 4 झापड़ मारे, जिल्लत का जिंदगी जी रहे हो ना आप लोग। आप लोग मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ ना किसी को, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, सब पूरा ऐसा वो है वो। तो रोज मार खा रहे हो, उसके बाद ना समोसा भजिया बड़ा गुजिया आलू गुंडा चमचम सब दे रहे हैं आपको, घर में सब दे रहे हैं, और 4 बजे चाय के साथ सब दिए, और 5 बजे फिर 4 झापड़ फिर दिए, यही काम चल रहा है रोज। तो आप लोग का जीवन जो है वो क्या है, नरक समान है ना। उसके बाद आप बोलोगे कि उससे अच्छा तो हम लोग को मार ही डाल दे, नहीं तो आप किसी दिन भाग जाओगे, होता है ना ऐसा। अब इस प्रकार का चीज जो है वो वास्तव में क्या है, मौलिक अधिकार का हनन है, यही है ना मौलिक अधिकार का हनन, कि आप लोगों को ना जीवन जीना है, बस जीवन जीना नहीं है, आपको जीवन गरिमा के साथ जीना है, ठीक है, आपको एक सम्मान के साथ जीवन जीना है। अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं और कहीं पे बॉस जो है वो रोज गाली बक रहे हैं आप लोगों को, तो आपको काम का तो अधिकार मिल गया, काम का अधिकार जो था उससे नौकरी मिल गया, ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन बॉस जो है रोज गाली बक रहे हैं आपको, तो वहां पे भी आपको क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे भी अधिकार का हनन हो रहा है। अब जहां पे रहते हैं वहां पे जो है वो पड़ोसी दिन रात जो है वो बॉक्स चलाता है, रोज बादशाह हनी सिंह, बादशाह हनी सिंह, ठीक है, ज्यादा रैपर्स के नाम मेरे को नहीं पता है, असल में 2-3 लोगों के ही नाम जानता हूँ मैं, इसलिए इन्हीं के नाम, नए नए और क्या क्या आए हुए हैं, कौन है और नए, एम आई तो टीवी है क्या, क्या बोल रहे हैं, एक क्रिकेटर भी घुस गया है उसी में, पंजाबी क्रिकेटर, जान रहे हो, जो पहले वो खेलता था, नेशनल टीम में खेलता था, अरे वो पॉपुलर है वो, हाँ 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 वही नाम है उसका, क्या नाम है पूरा उसका, सिंधु ही नाम है, अरे नवजोत सिंह सिद्धू नवजोत सिंह, आप भी पुराने जमाने के हो मेरी तरह अरे उसका कुछ और नाम है, क्या नाम है उसका, अरे नाम ही भूल रहा हूँ मैं, हाड़ी संधू है ना, अब जानेंगे, नहीं वो पहले क्रिकेटर था वो, हाँ अब नहीं करता, क्रिकेट नहीं खेलता वो, पहले अंडर 19 खेला हुआ है ना, वो विराट कोहली के साथ खेला है वो अंडर 19, और अब पॉपुलर सिंगर हो गया है वो। तो यहाँ पे स्वतंत्रता लिखा हुआ है, उससे पहले हाँ समानता लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो संविधान में लिखा, उसके बाद संविधान बनाने वाले संसद में फिर क्या किया गया कि सभी तो समान पहले से थे ही नहीं, ठीक है, सबके सब पहले से समान थे नहीं, जिसके पिताजी जो हैं, मैंने उस दिन बताया था कि जिसके पिताजी शिक्षक हैं उसके लिए शिक्षक बनना आसान हो गया, जिसके पिताजी कलेक्टर हैं उसके लिए कलेक्टर बनना आसान है, क्योंकि वो रोज कलेक्टर लोग उसके घर आना जाना कर रहे हैं, वो कलेक्टर लोगों को चाची, किसी को मौसी, किसी को अंकल, समझ रहे हो, किसी को बड़े पापा बोल रहे हैं, और आप लोग जो हैं, हम लोग कलेक्टर के सामने कैसे खड़े होंगे, एकदम चूजे टाइप का खड़े होंगे कि नहीं, प्रश्न पूछना रहेगा, दूसरा निकलेगा, दूसरा नाम बताते भी 2 बार हड़बड़ाएंगे, फिर कलेक्टर से बात कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, जीवन में सामान्य आदमी ना कलेक्टर से पूरे जीवन में एक आध बार ही बात कर पाता है कि नहीं, है कि नहीं, सामान्य आदमी मतलब शिक्षाकर्मी भी, उसको भी जोड़ लो, पटवारी को भी जोड़ लो ना, पटवारी को भी जोड़ लो, वहां तक नहीं पहुंच पाता पटवारी भी, तहसीलदार तक सीमित रहता है, कलेक्टर के पास जाओ बोल देंगे ना तो वो भी डर जाएगा, हड़बड़ा जाएगा। तो सामान्य आदमी जो है वो कलेक्टर से पूरा जीवन में एक आध बार ही बात कर पाएगा, और वो एक आध बात जो होगा वो केवल ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का होगा। तो आपका पर्सनालिटी कहाँ से डेवलप होगा,
तो इसी वजह से हमेशा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है ना, मानसिक स्थिति की बात होती है, इसी वजह से होती है कि एक कलेक्टर का जो बेटा है वो किसी भी कलेक्टर से बात करने में हिचकिचाएगा नहीं। उसको ना बहुत सारे नियम धियम पता रहेंगे, उसको ना ड्राइवर जो है उसको कैसे हैंडल करते हैं ये लोग वो पता रहेगा, उसको रसोइया जो है उसका काम काज पता रहेगा, उसको अपनी मम्मी पापा का अधिकार क्षेत्र पता रहेगा, कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है। तो बहुत सारी जो इंटरव्यू की चीजें हैं वो तो पहले से उसकी डेवलप हो गई हैं, पहले से हो गई। अब पढ़ाई भी कहाँ पे कर रहे हैं, तो वही सब कलेक्टर के बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़ रहे हैं, तो स्तर ऊपर ही रहेगा कुल मिला के। लेकिन जो लोग जंगल में रहे हैं, हमेशा से बस्तर में रहे हैं, अंबिकापुर सरगुजा वाले क्षेत्र में रहे हैं, सूरजपुर तरफ रहे हैं, अब वो लोग कभी ट्रेन का भी सफर नहीं किए हैं, उनको आना ही नहीं है कहीं, उनको बिलासपुर आना ही नहीं है, उनको रायपुर आना ही नहीं है। वो एकदम रेयर केस होता है जब बिलासपुर रायपुर आएंगे, तो वो कब होगा, जब एकदम स्वास्थ्य संबंधी चिंता आ जाएगी, तभी चलते हैं, अपोलो एम्स चलते हैं। वरना वो लोग अपनी जगह से खुश हैं, अपने जंगल से, जमीन से, जल से खुश हैं। उनका बच्चा जो है वो आपके साथ अगर क्लास में आ भी आता है तो क्या बराबरी कर लेगा? दिमाग का स्तर बोलते हैं कि एक होता है, बोलते हैं ना ऐसा कि दिमाग का स्तर एक होता है, और लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि दिमाग का स्तर भी एक नहीं होता है। कुछ बच्चों को जन्मजात टैलेंट होता है, आप समझ गए? कुछ बच्चों के में टैलेंट जन्म से होता है। आप जन्म से आप देखना, दो बच्चे एक ही साथ होंगे और एक साथ बढ़ेंगे, और एक बच्चा जो है वो आपको ज्यादा प्रतिभाशाली लगेगा, दूसरा बच्चा कम लगेगा, होता है ना ऐसा, और वो हर क्षेत्र में होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैं 3 घंटा बस पढ़ाई करता हूं और उसके बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं बोलते हैं मैं रोज 10-10 घंटा पढ़ता हूं, सिलेक्ट नहीं हो पाते, होता है ना। अब वो जो आदिवासी का बेटा है बस्तर में रहने वाला, वो कैसे समान आएगा आपके? आप मान लीजिए परीक्षा आयोजित भी कर दिए, 1 साल आपने पढ़ा दिया, उनको बस्तर वाले को ही पढ़ा दिया, 1 साल रायपुर बिलासपुर के बच्चों को पढ़ा दिया, सेम क्लास में पढ़ा दिया, और सर जो समझा रहे हैं एक ही सर, वही सर उसको समझा रहे हैं साल भर, लेकिन साल भर के बाद भी जो है वो बच्चा उतना चीजों को कैच नहीं कर पाएगा। क्यों कैच नहीं कर पाएगा? कुछ चीजों को मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये तो बच्चे समझ जाएंगे, मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, लेकिन उस चीजों को आप लोग सबके सब समान रूप से स्वीकार कर लोगे क्या? कुछ को लगेगा कि ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया और ये मैं कहां से खोजूं, है कि नहीं? और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो भारत देश में अंबेडकर साहब ने 15 सालों के लिए लाया था पहले, कि 15 सालों में ना सबके सब समान हो सकते हैं और इनको 15 साल तक आरक्षण दे देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक काका कालेलकर जी आए और एक मंडल आयोग आया, मंडल कमीशन सुने हो ना, और उसने ना एसटी एससी को जो आरक्षण मिला था वो तो ठीक था, उसके बाद बोला कि पिछड़ा वर्ग जो है वो भी पिछड़े हैं। अब पिछड़ा वर्ग में जिन जिन जातियों को डाला गया है वो सही तरीके से कैलकुलेशन करके नहीं डाला गया है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो वास्तव में पिछड़े हैं, उनको पिछड़े में नहीं रखा गया। कुछ लोग धन से पिछड़े हैं, कुछ लोग जो हैं वो शिक्षा सामाजिक स्तर से पिछड़े हैं। तो वो जो कैलकुलेशन है आप लोगों का ठीक नहीं बैठा। 54 से 55% ओबीसी है और उनके लिए कोई कमीशन गठन नहीं हुआ है, और इसीलिए मंडल कमीशन बैठा, और मंडल कमीशन जो है वो एक प्रकार से आग की तरह उस समय आंदोलन, उसी के नाम से सामान्य वर्ग के लोग आंदोलन करना शुरू किए, और कई लोग मारे गए आंदोलन में, कई लोग मारे गए, कई विद्यार्थी मारे गए। लेकिन वो कमीशन जो है उसकी सिफारिश को सरकार मानी, अंतिम में वीपी सिंह की सरकार थी उस समय, और उसने लागू कर दिया। अब एसटी एससी के साथ ओबीसी को भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद 103 नंबर का संविधान संशोधन आया जो ईडब्ल्यूएस निकाल दिया। अभी सामान्य वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए निकाल दिया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है।
और यहाँ पे अब जितने सामान्य वर्ग के लोग थे उनको थोड़ा सा चांस मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो नियम बने हैं उसको हम लोग को पढ़ना है, उसमें जो करप्शन जितना हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, करप्शन को नहीं पढ़ना है। नौकरी की मांग इतनी ज्यादा है, नौकरी करना है करके इतना ज्यादा लूट मचा हुआ है, दिमाग में भी इतना ज्यादा गंदगी भर गई है लोगों के, हर किसी के, कि नौकरी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। आपको मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूं कि 8 लाख रुपए तक की, अगर एक साल में आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तब आप लोग को क्या मिलेगा, ओबीसी में रखेंगे। 8 लाख तक कमा रहे हैं तो ओबीसी में रखेंगे, 8 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो किस में रखेंगे, सामान्य वर्ग में ले आएंगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में ले जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि एक महीने में 65,000 कमाने वाला व्यक्ति जो है, एक महीने में 65,000 कमाने वाला व्यक्ति जो है वो भी जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, ये मान रही है सरकार, मान रही है, ठीक है, ये सरकार मान रही है। अब जो व्यक्ति कमा रहा है उससे ज्यादा कमा रहा है, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा और वो ओबीसी में भी नहीं आएगा, वो किस में चले जाएगा, क्रीमी लेयर में चले जाएगा। आप लोग क्रीमी लेयर वाला फॉर्म भरते हो ना, क्रीमी लेयर, क्रीम बना है ना, क्रीम मतलब मलाईदार परत, जो लोग मलाई खा रहे हैं घर में बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा करप्शन है देश में कि 8 लाख रुपए यहाँ पे अगर सालाना ईडब्ल्यूएस वाला जो नियम बनाए हैं सेंटर में, जो लागू है, यूपीएससी वगैरह में लागू है, एसएससी में लागू है, यहाँ पे बच्चों के माता पिता कैसे करके समझौता करते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। 8 लाख रुपए अगर मम्मी कमा रही है, उसकी 8 लाख रुपए मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, दोनों मिलके कमा रहे हैं 8 लाख रुपए मान लो, या फिर ये कमा रहे हैं 10 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, एक साल में तुरंत उसी साल का एनुअल इनकम जो है वो निकाला जाता है। उसी साल का एनुअल इनकम कितना होगा आपके माँ बाप का, और वो होना चाहिए 8 लाख से कम, 8 लाख से कम। लेकिन मम्मी पापा जो है वो 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनका सैलरी हो गया एक साल में 10 लाख। अब इसको ईडब्ल्यूएस सीट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो मम्मी पापा क्या करते हैं पता है आपको, मम्मी पापा लोग करते हैं 2 महीना तुम छुट्टी में रहो और 2 महीना मैं छुट्टी में रहूंगा, समझ रहे हो, 2 माह मैं छुट्टी में और 2 माह तुम छुट्टी में, 4 महीने का वेतन हो गया कम। अब गिनो 8 लाख से कम हो गया, तो अब वो बच्चा जो है वो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर के वहां पे सिलेक्ट हो गया, और दूसरी बार मान लो फिर जरूरत पड़ता है तो फिर एक जने दोनों में से फिर बैठ जाते हैं घर, 10 महीना छुट्टी मार देते हैं। और ये छुट्टी प्रॉपर तरीके का छुट्टी ले लेते हैं हम लोग, एकदम कानूनी तरीके से, फर्जी वाला तरीके से ये वाला छुट्टी नहीं लेते। लेकिन जब सामान्य प्रक्रिया चलते रहती है, अचानक आप तबीयत खराब हो गया आपका, आप नौकरी में है, तो वो लोग जो छुट्टी लेते हैं मेडिकल अवकाश, उसका पूरा पैसा बन जाता है। होता है ना ऐसा, क्यों बन जाता है, बाबू को पैसा देते हैं, बाबू को बोलते हैं 6 महीने का बना दो, वो बोलता है ठीक है 6 महीने का, हर महीने का 2-2 हजार दे दो मेरे को, और आपका पूरा वेतन बन गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें आएंगी तो वहां पे वो बनवाएगा वेतन, वो वेतन नहीं बनवाएगा, वो बोलेगा जाके स्पष्ट रूप से कि मेरे को ना वेतन नहीं चाहिए, जो रूल्स है ना उसी हिसाब से वेतन देना बोलेगा, समझ गए। और ये बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अभी सेंट्रल लेवल पे, मतलब फर्जीवाड़ा कितना दूर तक पहुंच चुका है, आप समझो इस चीज को, यहां तक पहुंच चुका, मम्मी पापा इन्वॉल्व हो चुके हैं वहां पे। और दिव्यांग सर्टिफिकेट वाला जो भैरा बन के आते हैं ना, उनका तो पूछो मत। फिर आजकल ऑफिस में जाओगे ना तो वो भैरा वाला जो मशीन नहीं होता है कान में लगाने वाला, वो अधिकारी लोग वो लगाए बैठे हैं, सब अधिकारी लोग, देखना आप लोग तहसील कार्यालय में, डिप्टी कलेक्टर वाले कार्यालय में बैठे रहते हैं, क्योंकि सब भैरा से बने हुए हैं। बहुत दिनों तक कार्यवाही नहीं हो रही थी, दिव्यांग संघ जो है जागा, उसके बाद कार्यवाही करने के लिए मांग किया, 2 साल पहले की बात है। और दिव्यांग संघ जो है एकदम जूझ गया कि अब इनको नौकरी से हटाइए करके। और कई जिलों में कलेक्टर जो है आदेश भी दे दिया कि इनकी अब मेडिकल बोर्ड से इन लोग का जांच होगा, उसके बाद अगर सही पाया गया तो इन लोगों को हटाया जाएगा।
तो सब के सब लग गए, कोर्ट जान गए, कोर्ट से भी उनको कुछ नहीं मिला, याचिका खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ठीक है, किसी दिन वहां पे सुनवाई होने वाला है। अब वो सब के सब अब भैरा बन के बैठे हैं। तो अब आप लोग भैरा बन गए हैं वहां पे ना, तो कुछ बोलोगे, ठीक है, तो वो लोग कुछ नहीं सुनेंगे, कान में रुको लगाने दो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले लगातार वो लोग सुन रहे हैं, सब चीज को, बात को सुन रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन है बोलो क्या, भैरा। भैरा किसी को बोल दोगे तो अब बड़ा अपमानजनक शब्द है, नहीं है, लेकिन उस अपमानजनक शब्द को लेके पूरा जीवन वो लोग नौकरी कर लेंगे, केवल किस लिए कि जीविका चल जाए। करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, तो अब उसको क्या करोगे, ठीक है, उसको बोल बस सकते हो कि भैरा से बना है, तो ये बोल के अब निकल जाओ, नहीं। तो मूल अधिकार जो है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, संस्कृति शिक्षा है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता है। लास्ट वाला जो संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता है, ये क्या बोलता है, यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर में दिए हुए जितने भी चीजें हैं, इन सब में अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप लोग कहां पहुंचेंगे, लास्ट में संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, अंतिम में पहुंचोगे। और वहां पे बैठा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत, और राज्य का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपका सुनवाई करेगा अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। अब मौलिक अधिकारों का हनन की बात आ गई, लेकिन मौलिक अधिकार है क्या, है कि नहीं। तो मौलिक अधिकारों को 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल में बता दिया गया, और मैंने पहले बताया कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित हैं, वो कहलाने वाले हैं मौलिक अधिकार। उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और यहां पे शुरू होता है आर्टिकल नंबर 12। मौलिक अधिकारों को जानने से पहले आर्टिकल नंबर 12 बोल रहे हैं कि पहले तो जान तो लो कि राज्य क्या है। राज्य की परिभाषा संविधान के रूप में, संविधान में राज्य क्या है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 है ना, दोनों में सेम परिभाषा है, सेम परिभाषा है दोनों में, ठीक है। हाँ, दो ठो है, 12 और 36। तो 12 नंबर बोल रहा है कि राज्य क्या है, संसद जो है वो राज्य है। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो है वो राज्य में आएंगे। राज्य विधानमंडल, ये भी राज्य में आएंगे। संवैधानिक आयोग, ये भी राज्य में आएंगे। संसद द्वारा विधि से निर्मित आयोग, ये भी राज्य में आएंगे। राज्य, स्पष्ट एकदम साधारण सा उत्तर है कि राज्य में क्या क्या आएंगे, ये सारे चीज लोग आएंगे राज्य में। और राज्य में आएंगे, इसको कैसे आप जानोगे कि जब इनसे आप लोग सूचना के अधिकार के तहत कोई चीज मांगोगे, जानकारी मांगोगे, तो वो अगर आपको दे देते हैं तो क्या है, वो लोग राज्य हैं। सिंपल सा उत्तर इसका कि सूचना के अधिकार के तहत आप अगर जानकारी मांगते हैं और आपको जानकारी मिल जाता है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, राज्य। विश्वविद्यालय बोर्ड भी राज्य के तहत आएगा। ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज जिनको मिलता है ग्रांट, कहां से, सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार से ग्रांट मिलेगा, वो भी कहलाएंगे राज्य, ठीक है। लेकिन अब देखो राज्य में और क्या क्या आते हैं। महारत्न कंपनी जो है वो राज्य में आती है, ठीक है, महारत्न कंपनी जो है राज्य में आती है। अब यहां पे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये राज्य है कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो राज्य है कि नहीं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया था, याद आ रहा है? 1 मई 1935 में एक एक्ट के तहत बना था, कानून बनाया गया था संसद में प्रॉपर, उसके बाद वो बना था। और यहां पे देखो मैं लिखा कि संसद द्वारा विधि से निर्मित आयोग, मतलब ये राज्य आएगा। अब यहीं पे फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री, आईसीआईसीआई बैंक राज्य होगा कि नहीं? आईसीआईसीआई बैंक जो है वो राज्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। आरबीआई के लिए एक्ट पारित किया गया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके लिए कोई एक्ट नहीं पारित किया गया था। वो प्रॉपर जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो होता है उस हिसाब से वो लोग अंदर आते हैं, जैसे ये कोचिंग संस्था बनता है, ठीक है? तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। इसका अब आगे क्या मतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक से आप कोई जानकारी लेना चाहोगे तो आपको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी वो देने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। एक संस्था है बीसीसीआई, एक संस्था है बीसीसीआई। फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं इसका? कितने बच्चे इसको फुल फॉर्म जानते हैं बीसीसीआई का? क्रिकेट से संबंधित है, क्या है इसका फुल फॉर्म? भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ फिर इंडिया। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई जो है वो राज्य नहीं कहलाती है, आ गया समझ? बीसीसीआई राज्य नहीं कहलाएगी। एक्सिस बैंक राज्य कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो राज्य नहीं कहलाएंगी। उनसे अगर आप सूचना के अधिकार के तहत कुछ मांगोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज क्या है जो राज्य नहीं कहलाता, राज्य की परिभाषा में नहीं आता, वो है आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये दो चीजें जो हैं वो राज्य नहीं कहलाती, ठीक है? मतलब ये परीक्षा में पीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है? ये प्रश्न जो है वो कूट वाले प्रश्न हैं, मैं उनको जो है वो भेजूंगा इस बार ग्रुप में। तो उसमें आप देखना कि इसमें 6-7 पॉइंट दिया था उसमें, और उसमें एक पॉइंट था उच्च न्यायालय और दूसरा था उच्चतम न्यायालय, और उसके बाद वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले थे वो ऑप्शन। तो वो दोनों जो हैं अलग हैं और बाकी उसमें सब अलग है, ठीक है? तो राज्य जो है वो समझ आ गया। दूसरा आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये वास्तव में बात करता है जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ये जुडिशियल रिव्यू की बात करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षा, है ना, उसी की बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 13 में है, आर्टिकल नंबर 32 में है और आर्टिकल नंबर 226 में है। 3 लोग जुडिशियल रिव्यू करते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी कानून अगर बना हुआ है तो वो कानून जो है वो सही है कि नहीं है, वो कानून जो है वो आपके मौलिक हितों की रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जो है वो बताएंगे आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226। और वो यहाँ से स्पष्ट होता है 13 नंबर से, 13 नंबर से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? मूल अधिकारों से असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है? कोई भी कानून जो आजादी से पहले बनी हो
आजादी से पूर्व बनी हो या बाद में बनी हो, कोई भी कानून जो आजादी से पहले बनी हो या बाद में बनी हो, उस कानून को जो है, उस कानून को जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, असंगत साबित करके उसको हटा सकता है। ठीक है, मतलब आप कानून बना दीजिए, एक अभी आयोग बना हुआ था, 99वां संविधान संशोधन हुआ, 99वां संविधान संशोधन लाया गया और वहां पे बना न्यायिक समीक्षा आयोग। क्या बना? न्यायिक समीक्षा आयोग बना। ये कमीशन एक बना अभी, ठीक है, ये कमीशन बन गया, इसका मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि ये जो आप लोग 99वां संविधान संशोधन लाए हो वो उचित नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? संसद के पास। सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन ये जो कानून भी बनता है वो बनाती है संसद, संशोधन लाती है वो संसद, बनाएगी कानून। संसद ने लोकसभा में पारित करा लिया, राज्यसभा में पारित करा लिया, और उसके बाद राष्ट्रपति भी उसके पे सिग्नेचर कर दिया। अब वो एक कानून बन गया। अब कानून बनने के बाद जो है वो ऊपर में बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलता है कि ये जो कानून बना हुआ है उसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कुल मिला के, तो इसको ना कानून को खत्म करो। और ये 99वां संविधान संशोधन जो है वो जो आयोग बनता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे जुडिशरी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। अब इसी में जो है आर्टिकल नंबर 13 में सब पॉइंट बने हुए हैं, 13(1), 13(2), 13(3), इसमें 13(1) में है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादन का मतलब होता है ढकना ऊपर से। दूसरा है पृथक करणीयता का सिद्धांत, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। और तीसरा है विधि की परिभाषा, कानून की परिभाषा, विधि की परिभाषा। तीन पॉइंट में इसको बताया गया। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि अभी जो मैंने बताया कि एक शरीयत कानून होता है, ठीक है, जैसे एक ये एग्जाम्पल है ना, एक शरीयत जैसा कानून है। ये कानून बना था 1937 में। एक कुरान है, एक शरीयत है। मैंने पहले क्लास में शायद बताया था कि नहीं आपको कि 2 ठो केस हुए थे, सायरा बानो केस और शाह बानो केस, है ना। शाह बानो केस में क्या हुआ था बताया था ना क्लास में, कि दूसरे क्लास में बताया था। 1910 में शादी हुई मुस्लिम विवाह पद्धति जो होता है निकाह, 1910 में शादी हुई इस महिला की, और उस शादी जब निकाह हुई तो वहां पे सिस्टम ये रहता है जैसे हम लोग दहेज देते हैं हिंदुओं में, वैसी वो लोग ना मेहर देते हैं। क्या देते हैं? मेहर।
और मेहर की जो राशि जितनी होती है तलाक के बाद, उतनी राशि पति उसको वापस करेगा, उतनी राशि पति वापस उसको करेगा, और वो जो है विवाह विच्छेदन माना जाएगा, डाइवोर्स हो गया। ठीक है। और कानून में ये था कि 3 बार बोलना है क्या, तलाक तलाक तलाक। ये कानून बरसों से बना हुआ है कुरान में। अब जब शाहबानो जो है वो शाहबानो 4 बच्चों की माँ बन गई है, बूढ़ी हो गई है, 1910 से ये पहुंच गया है केस, 1978 तक पहुंच गया। ये इंदौर की महिला है, एमपी का केस है। इंदौर का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में, आपको पता है ना। और इसके पति ने इसको क्या कर दिया, 3 बार तलाक दे दिया, तलाक 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 कर दिया, 3 तलाक, यही 3 तलाक है। अब पति जो है वो मुस्लिम जो मौलवी जो मुल्ला लोग रहते हैं ना, उनके सामने 3 बार क्या बोलते हैं, तलाक 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 बोल देते हैं। अब ये तलाक जो है मौलवी जो है या मुस्लिम जो धर्म वाले हैं वो क्या बोले, मान्य हो गया। ठीक। मेहर की राशि लौटाइए आप। मेहर कितना रुपया था, 1 रुपये। 1 रुपया जो है साहबानों को दे दिया, मजाक बना दिया, सिस्टम का मजाक बन गया। 1 रुपये की राशि लौटा दिया, कौन से सन में, 1978 में। इसकी वैल्यू कितनी होती है अब जान ही सकते हो आप लोग। और मुस्लिम कानून के हिसाब से ये जो है मुस्लिम कानून, और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25 से 28, दोनों में क्या बोला गया है कि किसी भी धर्म में ना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है। धर्म के मामले में आप संसद जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे हमसे बिना पूछे बगैर। तो मुस्लिम जो धर्म गुरु लोग हैं, जो मौलवी मुल्ला लोग हैं, उनकी जो कमेटी बनी हुई है, जो वक्फ बोर्ड वगैरह बनता है ना, उससे पूछे बगैर जो है वो आप लोग कोई फैसला नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 तलाक जो है वो मान्य हो गया। ये महिला चले गई कोर्ट जबलपुर, और कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे उसको न्याय मिलता है कोर्ट में, और बोला जाता है कि ये तलाक जो है मान्य नहीं होगा, या मेहर की राशि जो है इतनी कम क्यों है। और मुस्लिम जितने थे वो सब के सब पहुंच जाते हैं। राजीव गांधी उस समय सरकार में राजीव गांधी थे। ये केस जो है वो दायर हुआ था 78 में, लेकिन समय आ गया था 7-8 साल बाद, क्योंकि कानून का जो प्रक्रिया है ना वो बहुत धीमा है। और राजीव गांधी जो है उनसे मिलते हैं सबके सब धर्म गुरु, और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो हमारे पक्ष में सुनवाई किया ही नहीं, तो किस प्रकार की आपकी सरकार है। और जो कानून बना है इसमें भी हम लोगों का आर्टिकल 25 और 28, 25 से 28 तक का पूरा हनन हो रहा है। हम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमको मिला है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट इस नाम से दिया था कि महिला के मौलिक अधिकार का हनन हुआ था वहां पे। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दिया कि महिला का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एक महिला के लिए क्या आप पूरा मुस्लिम धर्म को पूरा क्या करोगे, उनकी बात तो ना करोगे। और राजीव गांधी जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हैं। राजीव गांधी जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं, और ये महिला का जो तलाक है उसको मान्य कर दिया जाता है। समझ गए। मतलब यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल थी, नहीं थी। संविधान जब बनाया गया था तो पावरफुल थी, वहां पे था वो पावरफुल, लेकिन व्यवहारिक चीजें अलग होती हैं। तो यहाँ पे यहीं से एक अब आवाज उठना शुरू हो गया था कि 3 तलाक को क्या करना है, खत्म करना है। 3 तलाक को खत्म करने के लिए उसी समय से मांग शुरू हो गया था। और दूसरा केस जो शाहबानो केस था वो क्या था कि उसके पति ने उसको व्हाट्सएप में मैसेज भेज के तलाक दिया था, वीडियो कॉल करके। ठीक है। उसके पति ने रोज की तरह वीडियो कॉल किया, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जो भी बोला होगा, ठीक है। और उसके बाद वो मस्त उसको बोलता है तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। एक तो मैसेज भेज देता है तलाक तलाक तलाक,
अब फिर सबके सब मुस्लिम धर्म गुरु पहुंच जाते हैं कि ये तलाक क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, ये तलाक क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। इसलिए मान्य होना चाहिए क्योंकि मैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वॉइस जो भेजते हैं रिकॉर्डिंग वो भी उसमें भी लिखा हुआ है, बोल रहा है वो तलाक तलाक तलाक, हो गया, और क्या चाहिए। कुरान को दिया गया था, कुरान को कहां से, ऊपर से, स्वर्ग से आया था। कुरान को यही तो पढ़े हो ना इतिहास में, स्वर्ग से एक व्यक्ति आता है, गैब्रियल दूत, भगवान का दूत आता है, उसने मोहम्मद पैगंबर को दिया कुरान, उसमें पहले से सारी चीजें लिखी गई। और लेकिन ये कुरान बस की बात नहीं है, हम गीता जो पढ़ते हैं उसकी भी बात है कि गीता जो है किसने लिखी किसी को नहीं पता है। पता है क्या किसी ने, किसी को पता है क्या किसने लिखी, गीता भी पता नहीं है। गीता में जो बातें हैं वो कृष्ण ने कही थी, ये पता है सबको, लेकिन क्या सेम बात वास्तव में कही होगी वहां पे। सारे धर्म ग्रंथों का संकलन जो है, जब इतिहास पढ़ोगे तो हम बताएंगे आपको कि गुप्त वंश में हुआ। जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका संकलन कब हुआ, गुप्त वंश में। आप देखिए कहां पे त्रेता युग, कहां पे द्वापर युग, और अब कहां पे कलयुग। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1000 करोड़ साल पहले की बात है सतयुग, मतलब पढ़ते हैं कि नहीं। और आप लोग विज्ञान में क्या पढ़ोगे पता है, डायनासोर जो है ना, डायनासोर समझ गए, जुरासिक पार्क, जो जुरासिक युग है ना वो 1 करोड़ साल पहले आया हुआ था, सोच रहे हो। अब मेरे को ये बताओ कि जुरासिक पार्क मतलब डायनासोर जो है वो सतयुग के थे कि त्रेता युग के थे कि द्वापर युग के थे, ये बताओ कौन से युग के थे बोले। कहानी ना पूरा उल्टा पुल्टा है, कहानी जो है वो पूरी अजीब सी कहानी है, ठीक है। सायरा बानो के नाम से जो है वो फिर कोर्ट जो है वो फैसला लेता है, मोदी सरकार फैसला ये वाला मामला में भी अच्छा फैसला लेती है, और ये बोलती है कि ये जो कुरान है उसमें ठीक है आपको तलाक वलाक दुनिया भर का चीज लिखा हुआ था, स्पष्ट किया गया कि तलाक एक बार बोलने के बाद 3 माह का समय दिया जाएगा रिव्यू के लिए, फिर दूसरी बार तलाक बोलने के बाद फिर समय दिया जाएगा, तीसरी बार के बाद भी समय मिलेगा उनको सोचने समझने का, और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया अगर फिर भी नहीं बनती है, दोनों के बीच असहमति हो रही है, तो फिर तलाक दिया जाएगा। लेकिन आपने उसको 3 तलाक को एक ही बार में 3 तलाक बोलने के बाद खत्म कर दिया। और दूसरी बात, कुरान में या शरीयत में कहीं पे नहीं लिखा था कि व्हाट्सएप के द्वारा तलाक होगा, उस समय तो व्हाट्सएप आया भी नहीं था, तो नेट इंटरनेट भी उस समय नहीं आया था। और उस चीजों को यहां पे आप लागू करोगे तो कहां से, और इसी के नाम से ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वहां पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ये किस नाम से हुआ, आर्टिकल 13 नंबर से हुआ। आर्टिकल 13 नंबर में ये बोल रहा है कि मूल अधिकारों से जो असंगत लिखवाया है ना, ये मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने का मतलब है उसको शॉर्ट करना। एक अगर कानून बना हुआ है, एक कानून पूरा बना हुआ है, उसमें मान लीजिए 10 धाराएं हैं, उसमें 10 धाराएं हैं और 5 धाराएं जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, 5 धाराएं मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, 5 धाराएं जो है मौलिक अधिकार को अच्छा बता, मतलब मौलिक अधिकार मिल रहे हैं उसमें 5 धाराओं में। तो आर्टिकल नंबर 13 ये बोलता है कि 5 जो धाराएं जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस 5 धाराओं को समाप्त कर दो, शून्य घोषित कर दो उसको, समझ रहे हो। और जो 5 धाराएं जो और बची हैं उसको क्या करो, लागू कर दो। मतलब पूरी तरीके से उस एक्ट को खत्म मत कीजिए, आप उसके आधा जो अल्पीकरण कर दीजिए, उसको लघु कर दीजिए, उसको शॉर्ट कर दीजिए, तो चल जाएगा। यह कहलाता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा नंबर को जो बताया पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है वो यही कहलाता है कि उसको लघु कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, जो संविधान में मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है वो वाले पॉइंट को हटाइए, वहां से पृथक कीजिए, उसको रिमूव कीजिए वहां से। अब पहला जो आर्टिकल जो है 13 नंबर का एक जो है वो क्या बोल रहा है, आच्छादन कर दिए, ढक दीजिए उसको ढक दीजिए, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको ढक दीजिए, उसको भी शून्य कर दीजिए, उसको पूरी तरीके से शून्य कर दीजिए। संविधान में किसी चीज को हटाने के लिए नहीं बोला जाता, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कर दीजिए, वॉइड कर दीजिए या निरसित कर दीजिए लिखा रहता है।
तो ये 13 नंबर का 1 और 13 नंबर का 2 समझ आ गया। और 13 नंबर का 3 जो है उसमें बोला गया विधि की परिभाषा। विधि क्या है? कानून जो है ना। तो ये बोलते हैं विधि क्या है? विधि वो है जो संसद जो है बनाता है, संसद द्वारा बनाया गया राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून। संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है वो क्या है? कानून। विधानमंडल के द्वारा जो बनाया गया है कानून, यहां पे संविधान संशोधन हो रहा है वो भी कानून। और इसमें एक पॉइंट और है, एक तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि संसद और विधानमंडल नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन प्रथाएं बनी हुई हैं, जो प्राचीन प्रथाएं बनी हुई हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको भी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। रवि सर आ गए हैं क्या? आ गए हैं? बहुत समय तक क्या हो रहा था कि ये जो प्रथा है, पुराने जो प्रथा चल रही है, पुरानी प्रथा जो चल रही है, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में बहुत सारे नियम कायदे कानून अलग हैं, संस्कृति अलग है वहां की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बहुत सारी संस्कृति अलग है, तो वहां पे भी प्रथा जो है, कानून अलग है, ठीक है। एक अफस्पा लागू किया गया था। अफस्पा कितने लोगों को पता है? अफस्पा कितने लोगों को पता है? आर्म फोर्स जो होते हैं ना, आर्म फोर्स, आर्मी, वो लोग ना राज्य में घुस जाते हैं और राज्य में पूरी तरीके से निगरानी करेंगे, हर समय 24 घंटा निगरानी करेंगे। जैसे वो लागू था जम्मू कश्मीर में, वो लागू है पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। आर्म फोर्स जो है, आप लोग वो फिल्म देखियो, हैदर फिल्म देखियो, हैदर, शाहिद कपूर का हैदर फिल्म नहीं देखियो? आर्म फोर्स जो है ऐसे जगहों पे जहां पे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जहां पे मीजो हो गया, समझा दिए? आ गया समझ? उसको नहीं आया? जहां पे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिन राज्यों में नक्सल जो है वो घुस गए हैं, वहां पे आर्म फोर्स जो है उनको लगा दिया सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने। अब केंद्रीय सरकार ने उनको लगाया, अब शासन व्यवस्था जो है ना केंद्र सरकार के हाथों में आ गई। अब वहां पे ना मुख्यमंत्री वगैरह कोई नहीं है, वहां पे सरकार जो है सीधे केंद्र से जो है संचालित हो रही है। एक गवर्नर को वहां पे बैठा देंगे। और ऐसे कितने राज्य थे आपको पता होगा? आजादी के समय के बाद जो है, जैसे आजाद हुआ भारत, उसके बाद पंजाब पे बहुत सालों तक लगा था ये, पंजाब पे, क्योंकि पंजाब जो है पाकिस्तान का बॉर्डर था, और एक पंजाब जो है भारत में है और एक पंजाब जो है पाकिस्तान में प्रांत है अभी भी। तो पंजाब में बहुत समय तक केंद्र सरकार जो है वो अपनी टीम भेज के, आर्मी को भेज के वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, हर प्रकार से निगरानी करते थे। आर्म फोर्स को लगा दिया गया था, और ये आर्म फोर्स जो है वो सूचना देते थे केंद्र सरकार को, क्योंकि आतंकी घटनाएं होंगी, उससे बचने के लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत समय तक लगा, पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर में अभी भी लगा हुआ है, अभी लग गया है पिछले साल से मणिपुर में, मिजोरम में लगा ही हुआ है। तो जो अफस्पा कानून है वो जो लगा, उसके बाद घटनाएं क्या हुई कि जो आर्मी स्वतंत्र हो गई, आर्मी जब स्वतंत्र हो गई वहां पे, तो आर्मी जो है वहां पे ना लोगों का शोषण करना भी शुरू कर दी थी, ठीक है। किसी को भी आप स्वतंत्रता दोगे और शक्ति दे दोगे, शक्ति किसी को मिल गया तो वो जो है शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा, नहीं करेगा?
तो यहाँ पे भी वही हुआ। और यहाँ पे ये पहले जो नियम बनाया गया था, अभी भी ये नियम है वैसे तो, कि प्राचीन प्रथाएं रूढ़ियां उनको भी विधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और वहां पे जैसे वक्फ बोर्ड नियम बनाता है, वक्फ बोर्ड बनाता है मुस्लिमों का। और आजादी के पहले हमने देखा था कि बालक बालिकाओं की जो आयु विवाह की होगी वो 16 साल 14 साल, 14 साल 18 साल, 10 साल 12 साल। ये सारे कानून जो है वो अगर मान्य होते तब, जब शारदा एक्ट नहीं आया था 1929 में, शारदा एक्ट 1929-30 में आया, और शारदा एक्ट अगर नहीं आता उस समय तक, आजादी के समय तक, तो हम लोगों को इस कानून के नाम से हम लोग को मानना पड़ता उन्हीं विधियों को, उन्हीं रीतियों को। और अभी भी जो है वक्फ बोर्ड जो नियम बनाएगा उसको मानना पड़ता है, अभी भी मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें कानून में अभी इसको लिख दिया गया है कि कुछ चीजों को हम लोग लेंगे, लेकिन फिर चले जाना यहां से ऊपर, फिर चले जाना उसी वहीं पे। यहां पे कोई भी नियम फिर वक्फ बोर्ड बना दिया और उसके बाद फिर ऊपर में चले जाना। 13 नंबर आर्टिकल में जो स्पष्ट बात किया गया है, 13 के 1 और 2 में जो स्पष्ट बात किया गया है उस पर, कि अगर वो मूल अधिकारों से फिर असंगत होंगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। या दूसरा नंबर का जो पृथककरण वाला है कि जो पॉइंट हमको अच्छा ही लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। आ रहे समझ? तो 13 नंबर का जो आर्टिकल है वही जो है वो रिव्यू करता है, समीक्षा करता है, पुनर्विलोकन करता है। कोई भी एक्ट बना लो आप लोग, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहां पे जो व्याख्या की जाएगी वही व्याख्या जो है वो पूरे देश में मानी जाएगी। आ गया समझ? और 14 नंबर का आर्टिकल क्या बोलता है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सबके सब समान है, यही बोल रहे हैं। लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि आरक्षण, तो वहां पे क्या होगा कि सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दिया, पहले ही स्पष्ट सरकार ने कह दिया कि विधि के समक्ष सबके सब समान हैं, कानून के समक्ष सबके सब समान हैं। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि कुछ चीजों में विशेषाधिकार दिए जाएंगे। जैसे आप लोग पढ़ोगे कि राष्ट्रपति जो है उसको उसके कार्यकाल के दौरान कभी भी जेल में नहीं डाला जा सकता, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, उसके ऊपर सिविल मामले में कार्यवाही नहीं होगी, उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट जो है वो अगर लगेगा तो 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी, उसके बाद जो है वहां पे उसके ऊपर सुनवाई होगी। लेकिन ये आपके लिए होगा क्या? ऐसी नहीं होगा। और ऐसी चीजें संसद की कार्यवाहियों के लिए भी होती है कि संसद में जो कार्यवाही होती है, जो वहां पे लड़ाई झगड़े दुनिया भर के होते हैं, जो मारपीट दिखाई देते हैं, उसका भी कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे भी कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। समझ रहे हो? और उनको भी जो है वो विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो राष्ट्रपति को भी विशेषाधिकार मिला है, राज्यपाल को भी विशेषाधिकार मिला है, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार मिला है। और संसद के सदस्यों को लाभ का पद, अभी आगे पढ़ोगे, लाभ का पद मतलब ये होता है कि एक नौकरी में रहते हुए दूसरी नौकरी जो है या दूसरा प्रकार का व्यवसाय करके फायदा उठाना, लाभ का पद। ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, लेकिन लाभ के पद में शामिल नहीं होते, मंत्रिमंडल शामिल नहीं होता, कैबिनेट शामिल नहीं होता, विधानमंडल शामिल नहीं होता है। मतलब वो लोग कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन आप फिर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और आर्टिकल नंबर इसको कल मैं लिखवाऊंगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज इतना तक हो जाना चाहिए था, कम से कम इतना हो जाना चाहिए था। लेकिन ये आर्टिकल ना 14, 15, 16 बड़े हैं, 19 थोड़ा सा बड़ा है, 20, 21 भी थोड़ा बड़ा है आर्टिकल, इसलिए लेट हो गया। हो जाएगा, मतलब कल भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो कल इसको पढ़ के आना आप लोग, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 15 नंबर में क्या बोलेगा, क्या बोलेगा 15 में? जाति, मतलब किसी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मूल वंश के स्थान पे, नाम पे, जन्म स्थान के नाम से, लिंग के नाम से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और सामने में लिख दिया है केवल, लिख दिया है केवल इन्हीं मामलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब केवल लिख दिया है सामने में, तो जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है उसमें तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरे जो मामले बचेंगे उस पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि संविधान स्पष्ट कर दिया, केवल वहां पे लिख दिया। और 16 में क्या बोलेगा? अवसर की समानता, नौकरी में अवसर की समानता। और 17 में बोलेगा अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी छुआछूत है, लेकिन अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करेगा, परिभाषित नहीं किया गया है अभी तक। और 18 नंबर में उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं दिया जाएगा किसी को, लेकिन उपाधि जो भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह जो मिलता है वो उपाधि नहीं कहलाता, पुरस्कार कहलाता है, ये बोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सारी चीजें जो आप लोग बोलते हो, पद्मश्री उपाधि क्यों ले रहे हैं, भारत रत्न उपाधि क्यों ले रहे हैं जब अंत हो चुका है? तो वो बोला कि सुप्रीम कोर्ट कि ये उपाधि नहीं कहे जाते, ये क्या कहते हैं? पुरस्कार कहे जाते हैं। वो अलग व्याख्या कर दिया। ठीक है, 19 नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता के साथ साथ 19 नंबर में प्रेस की स्वतंत्रता है, पहले में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पहले नंबर पे, और उसी में इंक्लूड कर दिया प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह जो बनते हैं, है ना, प्रेस। तो वहां पे उनको अलग से कानून नहीं बना हुआ है, उनके लिए कोई आयोग नहीं बना है सुनवाई का। विचार अभिव्यक्ति मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता है, वही जो माइक पकड़े खड़े रहते हैं ना रिपोर्टर, उनको भी वही स्वतंत्रता है, हमको भी वही स्वतंत्रता है। ठीक है, अलग से उनके लिए प्रेस के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है कि प्रेस के आदमी को मारोगे तो ये होगा, प्रेस के आदमी को का अपमान करोगे तो ये होगा, दुनिया भर का नहीं बना है। ये वही हम लोग के साथ जो व्यवहार होगा वही उनके साथ होगा। और उसके बाद उसी में जो है वो बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसी में बोलेगा सभा बनाने का स्वतंत्रता है, उसी में बोलेगा संचरण करने का देश भर में स्वतंत्रता है, उसी में बोलेगा निवास करने की स्वतंत्रता है देश भर में कहीं पे भी, और उसी में बोलेगा व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इतने पॉइंट बोले जाएंगे। और लास्ट में जो है आर्टिकल नंबर जो 20 है, वहां पे क्या बोला जाएगा कि कभी भी आपको कोई गिरफ्तारी अगर हो रही है तो आपके ऊपर कानून जो है, आज के डेट में मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया किसी भी क्राइम में, किसी भी केस में, और आज 15 तारीख है, और कल मान लीजिए 16 तारीख को कोई कानून बनता है, तो उस कानून 16 तारीख वाले जो कानून है उसके हिसाब से आपको सजा मिलनी नहीं चाहिए, ये बोला। दूसरी बात ये बोला कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकता है। और तीसरी बात ये बोलेगा कि आपको जो है खुद जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए। खुद आपने कोई क्राइम किया, अदालत में पेश किया गया, पुलिस जो जबरदस्ती आपको नहीं बोल सकती कि आप इसको कबूल करो। ठीक है, ऐसा खैर होता है, लेकिन मारपीट करके तो सबको कबूल करा दिया जाता है, लेकिन वहां पे संविधान में स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया। 21 नंबर में क्या बोला गया? जीवन की स्वतंत्रता है। कुल मिला के कल इतना कम से कम याद करके आ जाना।